हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्क्राइब किए थे फॉर योर जून एग्ज़ाम्स के लिए। आज उसी वीडियो का सेकंड पार्ट यहाँ पर होने वाला है जिसका नाम है BEGC। ठीक है, ये तुम्हारा BEGC 101। इसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, उसमें कुछ क्वेश्चंस डिस्क्राइब किए थे। अब हम कुछ और आगे आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज डिस्क्राइब करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जिसकी काफ़ी सारे चांसेस हैं आने के, वो हमारा है 7th क्वेश्चन। वुड यू कंसिडर द महाभारत टू बी सिमिलर टू और डिफरेंट फ्रॉम ए वेस्टर्न एपिक? एलाबोरेट। इसमें ये पूछा है कि क्या आप ये कंसिडर करते हो कि जो महाभारत है, महाभारत आप जानते हो ऑलरेडी महाभारत के बारे में क्या था, इट्स लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो क्या ये कैसे डिफरेंट है फ्रॉम अ वेस्टर्न एपिक? वेस्टर्न एपिक में आपने देखा होगा एक इलियाड। ठीक है, इलियाड करके एक चैप्टर है, जो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप उससे इसको थोड़ा सा कंपैरिजन करके देख सकते हो, क्योंकि इसमें महाभारत में और इलियाड में जो है काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ बताई गई थी, जिसके बेस पर इन्होंने ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर इन्होंने रखा है बच्चों के लिए एग्ज़ाम्स में। तो हम इसी को ही आज डिस्क्राइब करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लेना। पॉइंट वाइज मैं इसमें सारे जितने भी पॉइंट्स बनेंगे उनको मैं लिखती जाऊँगी और आप बस ध्यान से सुन लेना। ठीक है, थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब भी करूँगी, बट इसको स्टार्ट करते हैं। सो चलो स्टार्ट कर लेते हैं कि देखो, महाभारत जो है कि एक तो सबसे बड़ा एपिक है। ठीक है, और इसमें कुछ और भी कॉमन सिमिलरिटीज़ हैं विद वेस्टर्न एपिक्स के साथ में। यस, तो फ़िलहाल जो आपके सामने जो ग्राफ दिख रहा है ना, इसमें मैं सिमिलरिटीज़ की बात कर रही हूँ, उसके बाद हम डिफरेंसेस की भी बात करेंगे। ठीक है, तो जो मेन सिमिलरिटीज़ थी वो यहाँ पर 4 हमें देखने को मिलती है, जो मैं चारों को थोड़ा थोड़ा एलोबरेट करने वाली हूँ। फर्स्ट है हेरोइक नैरेटिव। ठीक है, हेरोइक नैरेटिव में क्या बताया है कि जो महाभारत और जो वेस्टर्न एपिक्स हैं, ठीक है, जैसे कि अगर आप नाम याद रह जाएं तो वैसे तो याद रहना चाहिए आपको, तो आप नाम लिख देना। इलियाड हो गया और एक ओडिसी था। ठीक है, ओडिसी, ये इन दोनों में क्या होता है कि एक तरह से ना इन दोनों का जो नैरेटिव था वो एक हीरोइक टाइप का था। हीरोइक टाइप मतलब जो मेन कैरेक्टर था उसको एक हीरो के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, और जो जिसके जितने भी कैरेक्टर हैं वो इन चीज़ों का डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं कि वो हीरोइक टाइप से उनको दिखाया गया। तो एक तरह से ये भी इन चीज़ों को इनमें और इसको थोड़ा सा आप ऐसे भी बता सकते हो कि जितने भी एनालिसिस इसमें किए गए हैं वो इनका सामना करते हैं, फेस करते हैं, जितनी भी जो दिक्कतें आती हैं, और जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीज़न वो लेते हैं, वो सारी चीज़ें उनके भाग्य को या फिर उनकी जो डेस्टिनी है उसको एक आकार देते हैं या उनके भाग्य का निर्माण करते हैं। सेकंड है कॉन्फ्लिक्ट और वार। ठीक है, संघर्ष और युद्ध बोल सकते हो आप। तो दोनों में ही महाभारत और जो वेस्टर्न एपिक है, ठीक है, ये दोनों ही क्या है कि वॉर और कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करते हैं, जिनमें अलग अलग जो ग्रुप्स होते हैं उनके बीच समूह हो गया या कम्युनिटी हो गई या जो बड़े बड़े ग्रुप हो गए, उनके बीच में एक बड़े पैमाने पर जो युद्ध और जो लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, ठीक है, उनके बारे में ये बात करते हैं, या वो लड़ाइयाँ इसमें शामिल हैं। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं अभी सिमिलरिटीज़ के बारे में, महाभारत और वेस्टर्न एपिक के बारे में। तीसरा जो पॉइंट आप लिखेंगे, ठीक है, उसमें आ जाएगा सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। तो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स क्या होते हैं वो आप जानते ही हो। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा सा ये बता सकते हैं कि जितने भी ये आप महाभारत ले लो या फिर जो हम वेस्टर्न एपिक की बात कर रहे हैं, तो ये जो वाइल एक्सटेंट होता है ना, एक्सटेंट और नेचर ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, ठीक है, ये डिफ़र करती हैं। तो बोथ जो ट्रेडिशंस हैं, इनकॉर्पोरेट डेटीज़ हो गया, मैथिकल क्रीचर्स हो गए, और जो मैजिकल पावर्स होती हैं, ठीक है, ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं, ये इस पूरे ही इन दोनों के पूरे ही कोर्स को या जो इसमें हमें पढ़ने को मिलता है उस चीज़ को ये काफ़ी हद तक प्रभावित करती हैं।
ठीक है। तो सुपर नेचुरल पावर्स में या सुपर नेचुरल एलिमेंट्स में आप लिख देंगे मैथिकल क्रिएचर्स आ जाएंगे, मैजिकल पावर्स हो जाएंगी, और जितने भी ट्रेडिशनल इनकॉर्पोरेट डेटीज़ होती हैं वो सारी आपने इसमें लिख देनी है। आप जब टीवी में महाभारत कभी देखी होगी तो उसमें देखते हो ना, अलग अलग से क्रीचर देखने को मिलते हैं आपको, या फिर जो हीरोज़ होते हैं, या फिर जो कुछ ऐसे पात्र होते हैं जिनके पास कुछ अलग ही सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं। कोई उड़ जाता है, कोई हाथ में से फायर वगैरह निकलती है। तो ये सारी आपने देखी हुई हैं, जैसे मार्वल्स होता है ना, उसी टाइप का मार्वल मूवीज़ अगर आपने देखी हैं तो आप इससे ईजिली कोरिलेट कर सकते हो। जो फोर्थ है, हमारा फोर्थ पॉइंट हो जाएगा मोरल और फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस। इसमें हम लिखेंगे कि जो बोथ एपिक्स दे ग्रैपल विद फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट ड्रामा, ठीक है, ड्रामा एंड ड्रामा में क्या लिखेंगे, ड्यूटी, ठीक है, और कर्मा एंड द नेचर ऑफ गुड एंड एविल, ठीक है, द नेचर ऑफ गुड, और बैड भी लिख सकते हो आप, एविल भी लिख सकते हो, ठीक है, और मीनिंग ऑफ लाइफ, ठीक है, जीवन का जो मतलब है, ज़िंदगी का जो मीनिंग है। तो इसको आप सीधे सीधे ये भी समझ सकते हो, आप इसको ऐसे मान लो कि जो दोनों ही जो एपिक्स है, जो महाकाव्य हैं, वो धर्म, कर्म, अच्छाई और बुराई की प्रकृति, ठीक है, और जीवन के अर्थ के बारे में जो मौलिक क्वेश्चंस हैं, उनसे ये दोनों के दोनों जो एपिक्स हैं वो जूझते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे इसके डिफरेंसेस के बारे में। ये सिमिलरिटीज़ में हमने 4 पॉइंट कर लिए, इनको आप अच्छे से डिटेल में लिखना, ठीक है, क्योंकि 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 20 नहीं 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन इसको अच्छे खासे लिख के आना, 250 वर्ड्स में लिखना है। अब हम बात करेंगे इसके डिफरेंसेस के बारे में कि दोनों एपिक्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। चलिए डिफरेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। ड्राइंग को देख के हंसना मत ठीक है, तो बस थोड़ा समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोगों को ना अच्छे से याद रह जाए। ये जो आप इस तरह का अगर इस ग्राफ को अगर याद रख के जाओगे ना एग्ज़ाम में, तो अपने आप एक्सप्लेन तो तुम कर ही लोगे, ठीक है। तो डिफरेंसेस के बारे में हमारा पहला जो पॉइंट होने वाला है वो है एपिसोडिक नेचर। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो महाभारत है ना, महाभारत इज़ कम्पोज्ड ऑफ न्यूमरस एपिसोड्स, मतलब इसमें बहुत सारे एपिसोड है क्योंकि ये बहुत लंबा महाकाव्य है, और जितने भी ये हर जो एपिसोड है उसका अपना एक अलग कहानी है, अलग बिगनिंग है और एक अलग ही एंडिंग है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये ना एक ओवरऑल स्टोरी को कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं जितने भी एपिसोड होते हैं। मतलब इसमें एपिसोड्स तो काफ़ी सारे हैं, हर एपिसोड की अपनी कहानी है, अपना एक एंडिंग है, और वो हर एपिसोड पूरे की पूरी महाभारत को ना कनेक्ट कर देता है अपने आप में, ठीक है। और जो वेस्टर्न एपिक है वो मेंटेन करते हैं मोर कोहेसिव और यूनिफाइड स्ट्रक्चर को, ठीक है। मतलब कहने का है कि जो महाभारत है इसको अगर हम एपिसोडिक इसका अगर हम नेचर की बात कर रहे हैं, तो जितने भी एपिसोड हैं उनका अपना एक स्टार्टिंग पॉइंट है, अपना एक एंड है। जैसे टीवी में देखते हैं ना, हर एपिसोड का अपना स्टार्ट होते हैं और उनका एक एंड होता है, तो वो एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं, लेकिन फिर भी ये सारे के सारे जो महाभारत की जो कहानी है उसको एक इसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं। वहीं जो वेस्टर्न एपिक्स होते हैं इसमें जो अधिक मतलब ये थोड़े से ज़्यादा ना एक अच्छे तरीके से बनाए हुए कह सकते हो, या फिर इनकी जो संरचना है या इनका जो एक बनाने का तरीका है, जो स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा सा सिस्टमैटिक है। बस ये इन दोनों में एक इस तरह का ये एक डिफरेंस हो जाता है। फिर है स्केल एंड कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। महाभारत जो है ना, महाभारत एक बहुत ही महाभारत क्यों फेमस है, एक तो ये अपने इसकी लेंथ बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा महाकाव्य है ये, और इसकी जो इसका जो क्या बोलेंगे स्ट्रक्चर जो है वो बहुत टफ़ है। क्यों टफ़ है? क्योंकि इसमें एक तो कहानियाँ बहुत सारी हैं, एपिसोड बहुत सारे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें पात्र बहुत सारे हैं, कैरेक्टर बहुत सारे हैं, ठीक है। इस महाभारत में जो एक तो और पात्रों के साथ साथ जो क्या बोलते हैं उसको सब कैरेक्टर्स, ठीक है, और जितनी भी फिलोसॉफिकल
कहानियाँ होती हैं वो सारी की सारी महाभारत में शामिल है। वहीं पर वेस्टर्न एपिक में क्या होता है कि वो थोड़े से छोटे होते हैं, ठीक है, संक्षिप्त बोल रहे हो। और एक तरह से ना आप बोल सकते हो कि मेन नैरेटिव जो वेस्टर्न एपिक्स का होता है दैट टेंड टू बी मोर कंसाइज एंड फोकस्ड ऑन सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल और लीनियर नैरेटिव होता है किनका, जो वेस्टर्न एपिक्स होते हैं उनके बारे में। तो ये दो चीज़ें हो गई। थर्ड पॉइंट है आपका मोरल एम्बिगिटी, ठीक है, इसके बारे में बोलेंगे कि महाभारत जो है ना वो एक्सप्लोर करता है कॉम्प्लेक्सिटीज़ को ऑफ ह्यूमन मोरालिटी, पोर्ट्रेइंग कैरेक्टर्स, ठीक है, विद बोथ देयर पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटीज़, और वो क्वेश्चन करता है एब्सोल्यूट नेचर ऑफ गुड और एविल के बारे में। हमने जो महाभारत अगर आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत या एपिसोड भी अगर देखें तो उसमें आपने देखा होगा कि जो गुड और बैड के बारे में ही पूरी लड़ाई होती है, जहाँ गुड के लिए जो सिंबॉलिक बनाया गया है वो कौरवों को बनाया गया है, ठीक है, और जो पांडवों को, ठीक है, और जो बैड थे उनको एज अ कौरव, ठीक है। तो इस तरह से ना थोड़ा सा बताने की कोशिश की गई है। कौरव और पांडव जो कैरेक्टर्स थे इनके ज़रिए महाभारत में एक अच्छाई और बुराई के बीच का जो डिफरेंस था उसको बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो एक ह्यूमन मोरालिटी के लिए जो जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं उस चीज़ को पोर्ट्रे करने के लिए वो सारा महाभारत में बताया गया है, ठीक है। वहीं पर अगर हम वेस्टर्न एपिक की बात करें तो दे आर या यूँ कह सकते हो कि वेस्टर्न एपिक्स टेंड टू हैव ए क्लियर डिस्टिंक्शन ऑफ बिटवीन गुड और बैड, ठीक है, दो नोशंस कैन स्टिल एग्जिस्ट। मतलब कि अगर मान लीजिए जहाँ हम महाभारत की बात कर रहे हैं वहीं अगर जो वेस्टर्न एपिक्स हैं उसमें अच्छाई और बुराई के बीच के जो अंतर है ना वो स्पष्ट कर दिया गया है। मतलब वो सीधे सीधे बात करते हैं, वो इस तरह से कहानियाँ नहीं बनाते कि अगर मान लीजिए वो अच्छाई के बारे में अगर बात करनी है तो हम एज ए पांडवों को कैरेक्टर रख के या फिर उनकी कहानियों को ज़रिए जैसे बताते हैं ना कि जब हम बच्चों को कुछ कहानी बता किसी गलत चीज़ के बारे में अगर हम बताते हैं तो अगर हम उनको सीधा सीधा बोल दें कि नहीं तुमने ये काम नहीं करना, तो वरना या फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हो कि भाई जो आपने ऐसे पढ़े होंगे कि बैड कंपनी के बारे में कि जो बच्चे ठीक बच्चे नहीं होते या ख़राब जैसे जो बच्चे होते हैं ना कुछ उपद्रवी टाइप या फिर जो लड़ाई झगड़े करने वाले बच्चे होते हैं तो उनसे हम बोलते हैं कि अपने बच्चों को कि उन बच्चों के साथ मत खेलो, बट बच्चों को समझ में नहीं आता। फिर हम उनको कहानी सुनाते हैं, है ना, कि एक बार ऐसा हुआ था, फिर वो ख़राब बच्चों की संगत में चला गया और फिर उसको वो भी मतलब उन दूसरे बच्चों की तरह हो गया, फिर वो उसने पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था, वो उसने सब कुछ छोड़ दिया और अच्छे दोस्तों से बात करना छोड़ दिया, उसका फिर दुष्प्रभाव ये पड़ा कि भाई वो फेल हो गया एग्ज़ाम में। तो इस तरह की हम कहानियाँ सुनाते हैं बच्चों को। तो वही यहाँ पर किया गया है, जो गुड और बैड के बारे में जो बात करनी है ना उसके लिए ना ये पात्रों को यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड करके उस चीज़ को बारे में बात किया गया है। लेकिन जो वेस्टर्न एपिक हैं ये सीधे सीधे बात करते हैं, ठीक है, इनकी ये स्पेशलिटी है। फिर फोर्थ पॉइंट आता है आपका रिलीजियस और फिलोसॉफिकल डेप्थ के बारे में, धार्मिक और दार्शनिक गहराई क्या है इन दोनों के बीच में। तो देखो महाभारत है ना वो भारतीय धार्मिक दार्शनिक परंपराओं से ओतप्रोत है, हम सबको पता है, जिसमें धर्म, कर्म और पुनर्जन्म की भी बातें शामिल है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ड्यूटीज़ के बारे में, और जो कर्म, ड्यूटी और कर्म, ठीक है, कर्मा, तो इनके बारे में किस में बात की गई है, भगवद गीता में बात की गई। तो महाभारत जो है, महाभारत का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, भगवद गीता के बिना तो हम बात ही नहीं कर सकते महाभारत की। तो उसमें क्या बताया गया कि जो भगवद गीता में जो जितने भी लेसन्स बताए गए हैं वो जितने सारे के सारे उसमें शामिल हैं। वहीं पर जो वेस्टर्न एपिक्स होते हैं वो इन सारे जो फिलोसॉफिकल डेप्थ होती है या फिलोसॉफिकल जो भी आप रिलीजियस कह लो या फिर इसकी जो गहराइयाँ होती हैं, ठीक है, दार्शनिक रूपरेखाएँ जितने भी, उसको इतनी इम्पोर्टेंट यहाँ पर नहीं दी गई है या उतनी गहराई से बात नहीं की गई है वेस्टर्न एपिक्स के बारे में, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा फोकस ऑन फैमिली एंड डायनेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट, कि एक तो पारिवारिक
और जो वंशवाद संघर्ष था उस पर महाभारत में ध्यान केंद्रित किया गया। ये तो हम सबको पता ही है कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था, कौरव पांडव के बीच में क्यों हुआ था। सबसे मेन रीज़न था डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। और फैमिली तो फिर साथ जुड़ी ही जाती है। तो महाभारत का जो सेंट्रल संघर्ष कह सकते हो वो डायनेस्टी को लेकर था, सिंहासन को लेकर था। और ये एक पारिवारिक जो है ना, कि फैमिली ड्रामा कह लो, या फैमिली के जो झगड़े होते हैं उसके इर्द गिर्द ही घूमता है ये सारा। जिसमें कौन कौन आते हैं, पांडव आते हैं और कौरव जो है वो कुरु साम्राज्य पर जो अपना एक नियंत्रण रखने के लिए, अपना साम्राज्य मतलब स्थापित रखने के लिए, उस पर अपना कब्जा रखने के लिए उसकी होड़ में रहते हैं। और जो वेस्टर्न एपिक्स होते हैं वो इन जो सभ्यताएं होती हैं हमारी, या फिर जो लोग होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, उनके बीच में जो संघर्ष होता है उस पर ध्यान केंद्रित करता है। बट जो पारिवारिक जितनी भी गतिशीलता कह लो, या इसको मैं इंग्लिश में बोलूँ तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो वेस्टर्न एपिक्स हैं दे मे फोकस ऑन ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सिविलाइजेशन और इंडिविजुअल्स, बट फैमिली जो डायनामिक्स होते हैं दे आर ऑफन ए सेकेंडरी फैक्टर। ये आता है आपके वेस्टर्न एपिक में, ठीक। तो यहाँ पर ये 5 पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गए। इसके बाद आप लिख देना कंक्लूजन, जो मैं आपको हर क्वेश्चन में बताती हूँ। कंक्लूजन लिख के जो आपने पूरा पढ़ा है ना, इसके सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस दोनों के बारे में थोड़ा सा 7-8 लाइन लिख देना, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। इसके बाद हम करेंगे संगम लिटरेचर के बारे में। संगम लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर हमेशा कुछ ना कुछ पूछा जाता है। तो अभी हम यही वाला इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि व्हाट इज़ संगम लिटरेचर, डिस्कस कि संगम लिटरेचर क्या है, और इसके बारे में आपको थोड़ा सा अच्छा खासा बताना है, ठीक है। यस, तो सबसे पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन हमेशा लिखना जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हो। तो इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे कि संगम लिटरेचर इज़ द ओल्डेस्ट तमिल लिटरेचर, ठीक है। तो संगम लिटरेचर को हम क्या बोलते हैं, तमिल लिटरेचर, ठीक है। और क्रिएटेड बाय, किन्होंने लिखा था, बाय द पोएट्स ड्यूरिंग द संगम पीरियड। अच्छा, संगम पीरियड का टाइम क्या था, 300 BC टू 300 CE, ठीक है। ये टाइम याद रखना। इन साउथ इंडिया, कहाँ पर हुआ था संगम लिटरेचर, साउथ इंडिया में, ठीक है ना। और जो टर्म है, जो संगम टर्म है, इसका मीनिंग होता है गैदरिंग। जो संगम है ना, इसका मीनिंग होता है गैदरिंग, ठीक है। और आप असेंबली भी बोल सकते हो, असेंबली या असेंबल, ठीक है। वेयर पोइट्स केम टुगेदर टू क्रिएट एंड शेयर देयर वर्क्स, जहाँ पर एक ऐसी गैदरिंग या एक ऐसी असेंबली जहाँ पर सारे के सारे पोइट्स आते हैं, ठीक है। और जो एक साथ मतलब कुछ क्रिएट करते हैं। क्रिएट क्या करेंगे, पोइट्स होंगे तो पोइट्री क्रिएट करेंगे, लिटरेचर क्रिएट करेंगे, और दे शेयर देयर वर्क। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि जो संगम लिटरेचर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ओके, देखो इम्पोर्टेंस के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले पॉइंट आएगा 2 मेन टाइप्स ऑफ पोएम्स। 2 मेन टाइप्स ऑफ पोएम्स, कि 2 तरह की पोएम्स होती हैं संगम लिटरेचर में, जिसको बोलते हैं अकम, ठीक है। अकम क्या होता है कि ये जो पोइट्री होती है ना, ये फोकस करती है लव रिलेशनशिप पर, ठीक है। और जो इनर फीलिंग्स होती हैं उनके बारे में ये अकम में बात की जाती है। एंड दिस ऑल्सो टॉक अबाउट द इमोशंस ऑफ लवर्स, ठीक है। हमने लव की बात कर ली, रिलेशनशिप की बात कर ली, और इनर फीलिंग्स की बात कर ली। बट दिस ऑल्सो टॉक अबाउट इमोशंस ऑफ लवर्स, जैसे सच एज लॉन्गिंग्स हो गया, सेपरेशन हो गया, अलगाव जिसको बोलते हैं, डिज़ायर्स हो गया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जैसे अ पोएम माइट डिस्क्राइब द फीलिंग्स ऑफ अ वुमन वेटिंग फॉर हर लवर टू रिटर्न। इस तरह की हमने कहानियाँ पढ़ी है ना, जैसे दुष्यंत और शकुंतला के बारे में जैसे हमने पढ़ा हुआ है। तो वो सारा हम यहाँ पर अकम के बारे में बात करेंगे। सेकंड जो पॉइंट होगा वो यहाँ सेकंड हो जाएगा पुरम। अब पुरम में क्या होती है,
कि ये वो पोएम्स होते हैं दैट टॉक अबाउट हीरोइज्म, वॉर और किंग्स एंड द वर्ल्ड आउटसाइड पर्सनल इमोशंस। कि जो यहाँ पर जो पोएम में बात की जाती है आपके हीरोइज्म की, ठीक है, हीरोइज्म के बारे में बात करेंगे, वॉर के बारे में बात करेंगे, किंग्स, ठीक है, और वर्ल्ड आउटसाइड पर्सनल इमोशंस, वो वर्ल्ड या वो दुनिया जो पर्सनल इमोशन से बाहर की दुनिया है, उसके बारे में पूरा में बात की गई है। एंड दिस ऑल्सो प्रेजेस वॉरियर्स एंड किंग्स हु फाइट फॉर ऑनर, सच एज पोएम्स अबाउट बैटल्स और किंग्स, ठीक है, दैट प्रोटेक्टिंग देयर किंगडम, कि उन राजाओं के बारे में या उन फाइट्स के बारे में जो ऑनर के लिए लड़ी गई हैं, और वो उन राज्यों के बारे में जो अपने राज्य को प्रोटेक्ट करते हुए जो युद्ध लड़े गए हैं उनके बारे में पूरा में बात की गई है। इसके बाद पोइट्री की थीम क्या होती है, पोइट्री थीम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो संगम पोइट्री जो है ना वो बात करती है नेचर, प्रकृति के बारे में बात करती है, ठीक है, डेली लाइफ जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके बारे में बात करती है, एंड द स्ट्रगल्स। ये कुछ पॉइंट्स अगर आप याद रख लोगे ना तो आपका काम आसान हो जाएगा। नेचर के बारे में, डेली लाइफ के बारे में, और स्ट्रगल कौन सी, जो हर इंसान रोज़ फेस कर रहा है, ठीक है। और ये कोई जो पोइट्री थीम्स जिसमें हम बात कर रहे हैं ना, इट्स नॉट अबाउट रोमांटिक लव और बैटल बट अबाउट द एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। मतलब ये है कि यहाँ पर संगम जो लिटरेचर है उसमें सिर्फ जो रोमांटिक लव और बैटल्स के बारे में बात नहीं होती है, बट वो उन अनुभवों की बात होती है जो एक आम आदमी जो है वो रोज़ उन संघर्षों को झेल रहा है, फेस कर, उन चीज़ों के बारे में बात करी जाती है। फॉर एग्जांपल दैट पोएम्स माइट डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ नेचर, द सीजन्स एंड द जर्नी, ठीक है, कि जो पोएम्स होती हैं वो किसके बारे में बात करती हैं, वो ब्यूटी की बात करती हैं, ब्यूटी ऑफ नेचर, और जो जितने भी सीज़न होते हैं, और जर्नी, एक यात्रा। यात्रा क्या होती है, यात्रा का मतलब यहाँ पर सिर्फ वो ट्रैवल नहीं होता है, ट्रैवल होता है मतलब एक यहाँ पर आप यात्रा को ले सकते हैं, एक जो पूरी ज़िंदगी की यात्रा हो गई ना, एक लाइफ ट्रैवल हो गया, उसके बारे में बात करते हैं। फिर हम यहाँ पर थर्ड पॉइंट लिखेंगे फेमस वर्क्स, और जो पोएट्स रहे हैं इस टाइम के, फेमस वर्क्स और पोएट्स, ठीक है, इन्हीं की वजह से तो ये इम्पोर्टेंट बनता है ना। तो देखो जो जितना भी संगम लिटरेचर है वो उसमें इंक्लूड किया जाता है कि पुरनारू, ठीक है, और जो पैथयतृपथु, विच आर द कलेक्शंस ऑफ पोएम्स। तो यहाँ पर आप दो मैं नाम लिख रही हूँ, हो सकता है आपको सुनने में जो प्रोनाउंसिएशन है वो इतना क्लियर नहीं हो पाएगा, बट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सो ये है पुरानानुरू और पैथिलारूपथु। ये दो यहाँ पर पार्ट हम बात करने वाले, जो वर्क्स, जो पोइट्री वर्क के बारे में बात कर रहे हैं। सो इसमें क्या होता है कि ये जो है ये दीज आर कलेक्शन ऑफ पोएम्स, ठीक है, और जो मेन पोएट रहे हैं वो अवैयार और कपिलार, ये दो मेन पोएट्स रहे हैं, विच आर ऑल्सो नोन फॉर देयर पावरफुल और इमोशनल पोएम्स इन्होंने लिखी हैं, ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे कि तो संगम लिटरेचर है दैट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट गिव्स अस अ ग्लिम्प्सेस इनटू कल्चर। जो भी लिटरेचर होगा ना वो हमेशा हमारे कल्चर के बारे में और हमारे वैल्यूज़ के बारे में बात करता है, एंड सोसाइटी, ठीक है। ये इन तीन चीज़ों पर फोकस रहता है, हर एक या किसी भी टाइम का लिटरेचर रहा हो वो हमारे कल्चर, वैल्यूज़ और सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ, ठीक है, कल्चर। सो जो संगम लिटरेचर है ये एंशिएंट जो तमिल पीपल थे उनके बारे में बात करते हैं, एंड इट इज़ फुल ऑफ विजडम, इमोशंस एंड स्टोरीज दैट हैव बीन पास्ड डाउन फॉर जनरेशंस। इसके बारे में बात करेंगे जो मेटाफोर्स हैं, जो तमिल पोएटिक्स में जो यूज़ किए गए मेटाफोर जो यूज़ किए गए हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। चलिए बात कर लेते हैं मेटाफोर्स के बारे में, यूजेस ऑफ मेटाफोर्स इन तमिल पोएम, ठीक है। तो जो तमिल पोएटिक है ना, मेटाफोर्स जितने भी यूज़ किए गए हैं दैट आर इन पोएम्स टू एक्सप्रेस आइडियाज़ इन ए क्रिएटिव और इमोशनल वे,
ठीक है, एक तो क्रिएटिव वे में और इमोशनल वे में यूज़ किए गए हैं। ठीक है, मेटाफोर क्या होते हैं? मेटाफोर इज़ व्हेन समथिंग इज़ कंपेयर्ड टू समथिंग एल्स टू हेल्प और एक्सप्लेन और शो इट्स मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल लाइक कंपेयरिंग अ लवर्स हार्ट टू अ फ्लावर, है ना। जैसे यहाँ पे शो कर दिया जाए, पुरानी फिल्मों में देखा होगा ना तुमने, जैसे कि फ्लावर के लिए या हार्ट के लिए ये एक सिंबल बना दिया जाता है फॉर द लव। और जो मून होता है, मून को किस लिए यूज़ करते थे? ब्यूटी। ऐसे होता है ना, जैसे चांद सा चेहरा ब्यूटी के लिए यहाँ पर एज ए मून को इस तरह से यूज़ कर दिया गया। तो ये मेटाफोर्स हो गए, और दीज कंपैरिजंस हेल्प मेक द मीनिंग क्लियरर और मोर ब्यूटीफुल। मतलब ये कि ये जितने भी मेटाफोर्स यूज़ किए जाते हैं ना, ये इसलिए किए जाते हैं कि किसी भी पोएम का उसकी जो खूबसूरती होती है उसको और क्लियर और मोर ब्यूटीफुल उसको बनाया जा सके। ठीक है, अब थोड़े से मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिख देती हूँ कि नेचर ओ एज ए मेटाफोर क्या होता है। अब मान लीजिए हम नेचर के बारे में बात करें, प्रकृति के बारे में। ठीक है, तो एज ए नेचर को जो मेटाफोर एज ए फॉर एग्जांपल जो यूज़ किया गया है, उसको किस तरह से ये किसी भी लिटरेचर में इसका यूज़ किया जाता है, उसकी कितनी इम्पोर्टेंस इसकी दी जाती है। तो नेचर को तो आप सुन के समझ गए होंगे, प्रकृति है। ठीक है, तो नेचर इज ऑफन यूज्ड मेटाफोर टू शो फीलिंग्स और इमोशंस। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देख लेना। जैसे अब नेचर के लिए कौन कौन सी चीज़ें हम यहाँ पर लिख सकते हैं? क्लाउड्स हो गया। ठीक है, क्लाउड्स को यूज़ किया जाता है एज ए रिप्रेजेंट अ लवर और अ मैसेंजर हो गया। फिर हो गया मून। ठीक है, मून क्या होता है? इसको सिम्बलाइज ब्यूटी और पीस के लिए इसको यूज़ करते हैं। और फिर एलिफेंट्स हो गया। ठीक है, एलिफेंट्स एंड लॉयंस। ठीक है, कैसे करेंगे? आर यूज्ड फॉर रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ और ब्रेवरी। लॉयन। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। फिर है अकम और पुराण के बारे में हम बात कर लेते हैं। अकम और पुरम। ठीक है, इनको थोड़ा डिस्क्राइब कर देती हूँ कि इन संगम लिटरेचर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोएम। अकम होती है और पुरम होती है। अकम में क्या होता है? दैट फोकस ऑन लव एंड पर्सनल इमोशंस के बारे में बात करते हैं अकम में। और वहीं पर पुरम में क्या बात की जाती है? अबाउट वॉर, हीरोइज्म और जितने भी एक्सटर्नल इवेंट्स होते हैं उनके बारे में बात की जाती है। अब इन दोनों के लिए जो जो मेटाफोर्स यूज किए हैं वो देख लेते हैं। पहला ले लेते हैं हम अकम के बारे में। अकम में जैसे कि इन अकम लव इज़ ऑफन कंपेयर्ड टू फ्लावर्स। ठीक है, इसमें फ्लावर्स के बारे और रिवर्स, क्योंकि इसमें लव और इमोशन की बात की जाती है ना अकम में। जो अकम में जो जिस तरह की पोएम्स होती हैं उनमें रोमांटिक चीज़ों के बारे में बात की जाती है। तो उनके लिए जो मेटाफोर यूज़ किए गए हैं वो फ्लावर्स हो गए, रिवर्स हो गए, एनिमल्स हो गए। ठीक है, टू शो इमोशंस लाइक बिलोंगिंग्स और सेपरेशंस, इनके बारे में बात की जाती है। और वहीं पुरम में क्या चीज़ें होती हैं? अ वॉरियर। ठीक है, क्योंकि वॉर के बारे में बात की जाती है ना इसमें। दैट माइट बी कंपेयर टू अ लॉयन और एलिफेंट टू शो ब्रेवरी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर लॉयन और एलिफेंट का भी यूज़ किया गया है। अब जो जितने भी, अब मान लीजिए यहाँ पर ये जो जितने भी मेटाफोर यूज़ किए गए हैं, अब फॉर एग्जांपल रिवर के बारे में बात करते हैं। रिवर जो है वो सिंबलाइज करता है स्ट्रॉन्ग इमोशंस को, लाइक एंगर और सैडनेस को। एंड ऐसे ही जैसे बर्ड फ्लाइंग अवे। ठीक है, और दैट कुड शो सेपरेशन फ्रॉम अ लव्ड वंस हो गया। ठीक है, सो आप ये देख सकते हैं कि ओवरऑल जो मेटाफोर्स होते हैं दैट मेक तमिल पोएम्स मोर ब्यूटीफुल एंड हेल्प द रीडर टू फील द इमोशंस ऑफ द पोएम। ठीक है, एंड टू अंडरस्टैंड द पोएट्स, कि पोएट क्या कहना चाह रहा है और जो पोएम है उसका रियल मीनिंग क्या है, क्या उसकी ब्यूटी है, क्या उसमें इमोशंस जो डाले गए हैं पोएट के थ्रू, तो वो सारी चीज़ें समझने में हमें मदद मिलती है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आप एज ऑलवेज कंक्लूजन ज़रूर लिखना है। ठीक है, इनके बाद जो बिग क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो तुम्हारा ओवरऑल जो ग्रेडिंग है उसको स्टेबल करते हैं या उसको डिसाइड करते हैं, वो है सेक्शन सी। इसमें से आपको ना 500 वर्ड्स में लिखने हैं और हर क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स का होने वाला है। कोई 3 करने होते हैं।
तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है वो हम बात करेंगे, इज़ द थीम ऑफ लव सेंट्रल इन शुद्राकाश मृच्छकटिका डिस्कस। मृच्छकटिका में से हमेशा कुछ ना कुछ आता है, इसको प्लीज़ अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। इसमें मैं ऑलरेडी जो फर्स्ट वाली वीडियो थी उसमें मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, एक क्वेश्चन वहाँ भी हमने डिस्कस किया है। आज हम यहाँ पर ये मृच्छकटिका के बारे में बात करते हैं कि इज़ द थीम ऑफ लव सेंट्रल इन शुद्राकाश मृच्छकटिका डिस्कस, कि जो शुद्राकाश जो मृच्छकटिका जो ये काव्य है, इसमें ये पूछा गया है कि क्या जो लव है ना, जो थीम है, क्या वो लव सेंट्रल है, ठीक है। जो लव सेंट्रल थीम के बारे में यहाँ पर हम बात करनी है, बताना है उसके बारे में, ठीक। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले एलोज में इंट्रोडक्शन लिखना है अपने कि मृच्छकटिका क्या है, हु शुद्रा का, और किस चीज़ के बारे में मृच्छकटिका में बात की गई है। उसके बाद हम अपना ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में लिख के 5-6 लाइनें आप लिख देना, उसके बाद हमारा आंसर स्टार्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर अपना आंसर स्टार्ट करते हैं। तो येस, दिस प्ले था ना ये, कि येस लव इज़ अ सेंट्रल थीम इन शुद्राकाश मृच्छकटिका। शुद्रा का राइटर हैं इसके, और ये जो प्ले है ना, इधर प्राइमरीली रिवॉल्व्स अराउंड द लव स्टोरी, है ना। कौन कौन थे? चारुदत्ता और वसंत सेना, ठीक है, वसंत सेना, इन दोनों के बारे में ही बात की गई है ना। तो ये जो पूरी कहानी है ना, ये चारुदत्ता और वसंत सेना की जो लव स्टोरी है उसके चारों तरफ घूमती है, जिसमें जो एक कौन है, वो एक पुअर ब्राह्मण है, और जो वसंत सेना है वो एक कोर्टसेन है। ये जैसे एक फिल्मी कहानियाँ होती हैं वैसे ही। तो दिस रोमांटिक जो सब प्लॉट है ना, वो इंटरवोवन हुआ है विद पॉलिटिकल इंट्रिग और सोशल कमेंट्री। मतलब यहाँ पर आप ये समझ सकते हो कि जो पूरा प्ले है ना, इसमें ये जो रोमांटिक जो चीज़ें बताई गई हैं वो एक राजनीतिक षड्यंत्र बोल सकते हो, और जो सामाजिक टिप्पणियाँ होती हैं, क्योंकि जब इस तरह का रिलेशन होता है ना, तो कहीं ना कहीं समाज की जो टिप्पणियाँ होती हैं या समाज के जो क्या बोलूँ मैं, ताने या जो बातें होती हैं वो झेलनी पड़ती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो रोमांटिक प्ले है ना, ये राजनीतिक षड्यंत्रों से और सामाजिक जो छींटाकसी कह सकते हो, ये सामाजिक टिप्पणियों से जुड़ा हुआ है। बट इसमें जो चारुदत्त है ना और वसंत सेना के बीच में जो एक प्रेम प्रसंग है या जो लव स्टोरी है, वो कई घटनाओं के साथ साथ कुछ ना कुछ एक प्रेरक शक्ति बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि जो चारुदत्ता एंड वसंत सेना इज़ द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द प्लॉट एंड मैनी ऑफ द इवेंट्स, ठीक है। वो कैसे हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पर लव एंड सोशल कंस्ट्रेंट्स। यस, लव एंड सोशल कंस्ट्रेंट्स, इसके बारे में आप लिखेंगे कि ये जो स्टोरी है, स्टोरी एक्सप्लोर्स द चैलेंजेस दे फेस ड्यू टू सोशल नॉर्म्स एंड किंग्स डिसअप्रूवल ऑफ द रिलेशनशिप। मतलब एक तो जो इन दोनों का जो लव स्टोरी होती है उसमें जो जितने भी चैलेंजेस ये दोनों फेस करते हैं, चारुदत्ता और वसंत सेना, उस चीज़ के बारे में बात करी गई है कहानी में। और उसके साथ साथ जो सोशल नॉर्म्स होते हैं वो किस तरह से इनके जो स्टोरी है या इनका जो रिलेशन है उसको किस तरह से इफ़ेक्ट करती हैं चीज़ें। और उसके साथ साथ किंग्स डिसअप्रूवल ऑफ द रिलेशनशिप, जो किंग होते हैं, जो राजा है, वो किस तरह से इन दोनों के रिलेशन को डिसअप्रूव कर देता है, मानने से इनकार कर देता है, उसके बारे में बात की गई है। सेकंड पॉइंट में आप लिखेंगे द सेंट्रल लव स्टोरी, ठीक है, सेंट्रल लव स्टोरी। इसके बारे में थोड़ा सा हम लिखेंगे कि जो प्ले है दैट सेंटर्स अराउंड द फॉरबिडन लव अफेयर बिटवीन चारुदत्ता और वसंत सेना। ये तो हमें पता ही है। और जो वसंत सेना वो कोर्टसेन है, ठीक है, विच इज़ अ मेजर प्लॉट एलिमेंट। मतलब इसका जो वसंत सेना का जो पास्ट है या जिस बैकग्राउंड से वो आती है, जिसको हम वैश्या बोलते हैं, ठीक है, वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है इस पूरे के पूरे मृच्छकटिका प्ले में, ठीक है। इट्स अ मेजर प्लॉट आप कह सकते हैं। थर्ड पॉइंट लिखेंगे हम लव एंड सोशल कमेंट्री, लव एंड सोशल
कमेंट्री। ठीक है, इसमें आप लिख देंगे कि जो प्ले है दैट ऑल्सो यूजेस द लव अफेयर्स सच एज, कौन कौन से थे, बैकड्रॉप, द एक्सप्लोर थीम्स ऑफ लव हो गया, क्लास डिफरेंसेस हो गई, सोशल इनजस्टिस हो गए। ठीक है, और ये चीज़ें हाईलाइट करती हैं बिटवीन द रिच और द पुअर, मतलब उस टाइम का जो सोसाइटी थे ना, समाज किस तरह का था, उसके बारे में भी यहाँ पर बात की गई है। लव के बारे में तो बात की गई है क्योंकि एक आप बोल सकते हैं कि हाँ लव स्टोरी पर ही तो बेस्ड है ना ये, तो यहाँ पर लव की तो बात होनी ही है। दूसरा जो सोशल कमेंट्री है उसके बारे में बात करनी है कि क्लास डिफरेंसेस हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, और डिस्पैरिटी बिटवीन रिच और पुअर के बारे में यहाँ पर बात की गई है, तो वो सारा इसमें लिख देंगे आप। ठीक है, और अदर फॉर्म्स ऑफ लव के बारे में अगर हम लिखें, अदर फॉर्म्स ऑफ लव, इसको आप 4th पॉइंट बना सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। इसमें यह है कि जो रोमांटिक लव है, जो रोमांटिक रिलेशन है बिटवीन चारुदत्ता और वसंत सेना, ये एक सेंट्रल थीम है, सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस प्ले है। ठीक है, और दिस प्ले ऑल्सो एक्सप्लोर्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लव। ठीक है, अलग अलग जो प्यार के जो फॉर्म्स हैं, अलग अलग उन चीज़ों को भी यहाँ पर एक्सप्लोर किया गया है, इंक्लूडिंग द अफेक्शन बिटवीन चारुदत्ता और हिज वाइफ। मतलब ये जो प्ले है इसमें सिर्फ चारुदत्ता और उसकी वाइफ के बारे में ही बात नहीं की गई है, बट जो लव के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में भी बात की गई है। फ्रेंडशिप के लिए मतलब दोस्ती के बारे में बात करी गई है बिटवीन चारुदत्ता और जो मैत्री हैं। ठीक है, और उसके बाद जो लॉयल्टी दैट डिस्प्लेड बाय द वेरियस कैरेक्टर्स, जितने भी कैरेक्टर हैं उनकी अपनी जो एक लॉयल्टी जो उन्होंने दर्शाई है पूरे प्ले में, उनके बारे में बात की गई है। तो बेसिकली आप थोड़ा सा इसमें ये मैं इसमें अगर थोड़ा सा इसको शॉर्ट में बताऊँ आपको, तो इसमें आप बता सकते हो कि दिस प्ले ऑल्सो एक्सप्लोर्स डिफरेंसेस या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लव इंक्लूडिंग अफेक्शन बिटवीन चारुदत्ता एंड हिज वाइफ एंड but also friendship between Charudatta and Maitri and also loyalty displayed by the various characters। ठीक है, इसके बाद conclusion and हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, इसके बारे में हम ये हमारा क्वेश्चन पेपर पूरा कंप्लीट हो गया है। हाँ, अगर आप लोग जो बच्चे देख रहे हैं, हमारा यहाँ तक ये हमने क्वेश्चंस नहीं किए गए हैं क्योंकि इनके मुझे थोड़ी सी संभावना कम लगती है। वो इसलिए क्योंकि देखो हम ऑलरेडी संगम लिटरेचर कर चुके हैं, तो ये यहाँ पर दोबारा से वो क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो अगर आप इसको फिर दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी इसको डिस्क्राइब कर चुके हैं संगम लिटरेचर के बारे में और तमिल पोइट्री के बारे में। ठीक है, फिर हम यहाँ पर बात करेंगे ये जो क्वेश्चंस हैं इनके थोड़ी सी संभावना कम है, तो मैं इनको यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ। बट अगर आप चाहते हो कि इन तीनों क्वेश्चंस पर या इन तीनों में से किसी पर भी एक छोटी सी वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, आई विल ट्राई टू मेक फॉर यू। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।